बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 स्टडी करेंगे और बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 14.3 सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनमें से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सरसाइज लिखी हुई है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं। और ये डेफिनेशन जो है ये 2 मार्क्स में आ सकती है पेपर में। 2 मार्क्स में यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करें दो वेक्टर्स के। सो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u और v डिफाइन होता है, डिफाइंड एज u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले की तरह जैसे डॉट प्रोडक्ट में था, ये तकरीबन वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी है, लेकिन वहां cos ऑफ थीटा आता था और यहाँ आ रहा है sin ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स u एंड v, वो भी हम लिखेंगे अभी। लेकिन साथ एक बड़ी अहम चीज आ गई है n यूनिट वेक्टर। इस पे बड़ा गौर करना है आपने। राइट साइड पे पहले कोई यूनिट वेक्टर नहीं आया था डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का u डॉट v तो बड़ा सिंपल था। u डॉट v तो था u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, इनटू cos ऑफ थीटा, जबकि साथ कुछ भी और नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो राइट साइड पे n यूनिट वेक्टर भी आ रहा है। देखें राइट साइड पे इस यूनिट वेक्टर से पूरी राइट साइड एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। जब पूरी राइट साइड पे वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी बनी, इस एक यूनिट वेक्टर ने राइट साइड को वेक्टर बना दिया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर अब स्केलर नहीं रहा। देखिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर था, क्यों? क्योंकि u का मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड से नंबर आता है, v मैग्नीट्यूड लें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, नंबर जवाब आता है। और जब थीटा पे cos ले लेते हैं, किसी एंगल का cos एक नंबर होता है, जैसे cos 60 लें तो cos 60 डिग्री कितना होता है जी 1/2, एक नंबर आता है। तो पता ये चला कि डॉट प्रोडक्ट जब लेते थे तो राइट साइड पे नंबर इंटू अ नंबर आता था, तो आंसर एक नंबर था। आपने कई दफा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो आंसर नंबर की फॉर्म में आता था, स्केलर आता था। जबकि यहाँ u मैग्नीट्यूड तो स्केलर होगा, v मैग्नीट्यूड भी स्केलर होगा, साइन ऑफ थीटा भी स्केलर होगा, लेकिन ये n यूनिट वेक्टर ने इस सारी राइट साइड को एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया है। राइट साइड पे वेक्टर नजर आ रहा है आपको। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v, बिल्कुल वैसे है। और थीटा की वो रेंज भी वही है 0 से पाई वाली, जो कि डॉट प्रोडक्ट में भी थी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ लिखी हुई है कि n यूनिट वेक्टर क्या है। n यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ u एंड v, जिस प्लेन में u और v वाकई हैं। मिसाल के तौर पे आप, ये मेरे पास ये व्हाइट शीट है जिसके ऊपर ही u ड्रॉ हो रहा है। ये देखें u भी उसी व्हाइट पेपर के ऊपर ड्रॉ हुआ है, v भी उसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। जबकि ये जो n यूनिट वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर टू u भी होगा, यानी u के साथ ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और v के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये पेपर के ऊपर है, पेपर के अलॉन्ग है u और v। जबकि ये जो n यूनिट वेक्टर है ये आउटवर्ड नॉर्मल है, पेपर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। अगर आपके टीचर व्हाइट बोर्ड पे u और v इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, और देखें ये n यूनिट वेक्टर जो होगा ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर टू u भी होगा ये, और परपेंडिकुलर टू v भी होगा। दोनों पे ये 90 का एंगल बनाएगा। u के साथ भी ये जो n यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू u वेक्टर भी होगा, और ये n यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर भी होगा। दोनों पे ये परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन किससे आती है? इसकी डायरेक्शन आती है बाय राइट हैंड रूल। कि अपनी अगर आप फिंगर्स जो है राइट हैंड की वो u के अलॉन्ग रख दें, u के ऊपर आपने ऐसे फिंगर्स बिछा देनी है, फिंगर्स रख देनी है और कर्ल करनी है v की डायरेक्शन में। आप अपनी फिंगर्स को मोड़ना है v की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा, थंब वो u क्रॉस v या n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग होगा, और यही वेक्टर u क्रॉस v की भी यही डायरेक्शन होती है। सो जो n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वही u क्रॉस v की डायरेक्शन है। असल में u क्रॉस v के अलॉन्ग होता है। देखें यहाँ पे u क्रॉस v के अलॉन्ग हो गया है n यूनिट वेक्टर। तो जरा देखिएगा यहाँ आगे राइट हैंड रूल एक्सप्लेन्ड है, यही बात जो मैंने आपको बताई है ये राइट हैंड रूल में लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप देखते हैं वो साइन ऑफ थीटा है। जैसे वहां कॉज ऑफ थीटा थी, भाई आपको ये साइन ऑफ थीटा नजर आ रहा है, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, नीचे दोनों के इंडिविजुअल्स का मैग्नीट्यूड, यानी u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड।
अगर आप गौर करें तो ये कहां से आया, देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको ऊपर बताया यू क्रॉस बी होता है यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें बोथ साइड्स पे, देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लें, इस साइड पे मैग्नीट्यूड लें और इस साइड का भी मैग्नीट्यूड। तो पहले भी बताया था मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो वही रहता है यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर पे आना है जाके, ये सब तो स्केलर है मैंने अभी बताया। जहां आना है एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट साइड पे भी मैग्नीट्यूड लिया, लेफ्ट साइड पे भी मैग्नीट्यूड लिया है, तो बना बेटे यू क्रॉस भी मैग्नीट्यूड आया। लेफ्ट साइड दोबारा उतारी मैंने, तो आया यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। देखें बात यह है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इंटू 1 आया, डॉट 1 इंटू 1 से मल्टीप्लीकेशन से चेंज नहीं आता, तो रह क्या गया, रह गया यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां से साइन थीटा अलग करना चाहें तो ये यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड दोनों जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट जाके डिवाइड होगा। यानी अगर आप साइन थीटा अलग कर लें यहां से तो आता है यू क्रॉस वी का होल मैग्नीट्यूड ओवर यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड। और अगर आप गौर फरमाएं तो यही फार्मूला लिखा हुआ था, और फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप साइन थीटा को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो देखे ना अलग नहीं करने देगा आपको, क्योंकि यू क्रॉस वी में राइट साइड पे यूनिट वेक्टर भी आ रहा था, तो वो आपको सेपरेट नहीं करने देगा। ये इस वजह से आपको पहले दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना पड़ा, साइन ऑफ थीटा आपका अलग हो गया। इसके बाद आते हैं कि एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, उसका फार्मूला क्या है। एन यूनिट वेक्टर का फार्मूला यू क्रॉस वी ओवर यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड है। देखें थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, एन यूनिट वेक्टर जो होता है ये यू क्रॉस वी के लॉन्ग होता है। तो अगर आपने देखिए आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर, अगर आपने किसी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, एन यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग, यू क्रॉस वी के अलॉन्ग, तो किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे आता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। देखें यू क्रॉस वी वेक्टर को यू क्रॉस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास एन यूनिट वेक्टर आ रहा है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट है यू क्रॉस यू, यानी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आपने सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा था, मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा साथ साथ। आपने यू डॉट यू तो पढ़ लिया था, देखिए आपने पढ़ा था यू डॉट यू, यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर या यू स्क्वायर था, और कीजिए। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यू क्रॉस यू क्या आ रहा है, यू मैग्नीट्यूड बाय फार्मूला, यू में बाय डेफिनेशन। देखें ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड यू। भाई सेम वेक्टर्स में एंगल जीरो लेते हैं, जीरो होता है हमेशा। साथ एन यूनिट वेक्टर भी आना है, साथ राइट साइड पे हमेशा एन यूनिट वेक्टर लिखना है आपने, लेकिन साइन जीरो जीरो हो जाने की वजह से पूरी राइट साइड जीरो हो गई, यानी नल वेक्टर आया, साइन जीरो को आपने जीरो लिया। देखें साइन जीरो कितना होता है, जीरो। सो इस जीरो ने पूरी राइट साइड को जीरो वेक्टर बना दिया। सो पता चला कि सेम अगर आप वेक्टर्स लें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें सेम वेक्टर्स का, तो आंसर नल वेक्टर आएगा जी। अब सो इसीलिए आई क्रॉस आई लेंगे तो नल वेक्टर ही आना है, जीरो आना है। अगर आप बाय डेफिनेशन भी देखें तो आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ जीरो आया बिल्कुल उसी तरह से। और जब हम यूनिट वेक्टर लेना है, देखें आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपने एक वेक्टर लेना है जो कि परपेंडिकुलर टू आई है। आई इन बोथ वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, मैंने जे लिखा है यहाँ यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर की बजाय जे क्यों लिखा है, आप हैरान हो रहे होंगे। इसलिए लिखा है कि दोनों वेक्टर्स आई और आई हैं, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर्स हैं दोनों। तो आपके पास जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई क्रॉस आई का, तो वो यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू आई हो, और परपेंडिकुलर टू आई यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, इसलिए आपने यहाँ जे लिखा। अगर आप एन यूनिट वेक्टर भी ले लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखें साइन जीरो तो जीरो हो जाना है, तो राइट साइड सारी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास जे क्रॉस जे भी जीरो होगा और के क्रॉस के भी जीरो होगा। तो आपको याद क्या करना है, सेम यूनिट वेक्टर्स का, देखें सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, चाहे वो यू क्रॉस यू था, सेम थे ना बेटा, यू क्रॉस यू दोनों यू वेक्टर्स थे। इस तरह आई क्रॉस आई भी जीरो, जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस के भी जीरो होगा।
लेकिन अब आपने पढ़ना ये है कि अगर ये डिफरेंट हो, सेम ना हो, जैसे आई क्रॉस जे देखेंगे आप, और कीजिएगा आई क्रॉस जे, अगली प्रॉपर्टी आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है आपको, ये एक आई है और दूसरा जे है, तो बाय डेफिनेशन देखते हैं आई मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड देखिए इनटू जे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे। भाई आई और जे क्या है? आई तो यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, उसके लॉन्ग है, और जे किसके लॉन्ग है? जे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिया जाता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एट राइट एंगल होते हैं। देखिए अगर या इस तरह जा रहा है, एक्स एक्सिस आपका ये है, ये आपका जा रहा है वाई एक्सिस, इसके लॉन्ग होगा वाई एक्सिस, और ये आपस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। इसके लॉन्ग था आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लॉन्ग था ये जे यूनिट वेक्टर आपका। आई यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और जे यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, और दोनों में एंगल कितना है? 90 का, इसलिए आया है साइन ऑफ 90। और साइन 90 देखेंगे यहाँ पे तो साइन 91 होता है। और यहाँ के क्यों आ रहा है साहब? क्योंकि आई और जे के ऊपर आपका यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर टू आई एंड जे हो, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता है? तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस, जो कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, और इसके लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर जो ले रहे होते हैं वो के ले रहे होते हैं। सो के आ जाना है साथ, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ, चूंकि यूनिट वेक्टर लेना है आपने तो वो के यूनिट वेक्टर लेंगे। तो बेटा आई मैग्नीट्यूड, भाई आई का मैग्नीट्यूड मतलब आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आया, साइन 90 कितना होता है? वो भी 1। सो 1 इंटू के यूनिट वेक्टर बचा, जवाब आ गया आई क्रॉस जे का, इसके इक्वल है के। तो ये साइक्लिक ऑर्डर याद करना है आपने। अगर आप आई यूनिट वेक्टर ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल ड्रॉ कर लें, एक चक्कर लगाया है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखें ये जे लिखा हुआ है, वाजे कर देता हूं, ये जे है और ये के यूनिट वेक्टर है आपका, आई जे और के लिखे हुए। तो जब भी आई क्रॉस जे ऐसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में रहिएगा आप, ये याद रहे आपने एरोस के लॉन्ग जाना है। आई क्रॉस जे लेंगे तो जवाब के आएगा, और अगर आप एरो के लॉन्ग फिर चले, जे क्रॉस के लें, जे का के साथ क्रॉस लें, तो अगला आंसर आगे रह क्या था? आई जवाब आ जाएगा। इस तरह के क्रॉस आई जब करेंगे, के क्रॉस आई जब करेंगे तो जवाब क्या आएगा? जे। देखिएगा जरा, ये देख लें, जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे है। वैसे एक बात आपको बता भी दूं कि आई क्रॉस जे मैंने क्या लिखा है? वैसे आई क्रॉस जे मैंने के लिखा है, यही समझाया है इस साइक्लिक ऑर्डर से। तो बेटा अगर जे क्रॉस आई कर दें तो फिर क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि यहां से अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं होता, ये उसका नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी जवाब आएगा माइनस के। चूंकि आपने डायरेक्शन बदल दी है, डायरेक्शन बदलने से डायरेक्शन उसकी एंटी हो गई है, तो अपोजिट साइन के साथ माइनस के लिखेंगे। आई क्रॉस जे तो के लिख रहे थे आप, जबकि जे क्रॉस आई जो है उसका जवाब होगा माइनस के। फर्दर है जी यू क्रॉस बी, आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए ये लिखा हुआ है 6 पार्ट, कि यहाँ कम्यूटेटिव नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट, यानी यू क्रॉस बी वी क्रॉस यू के बराबर नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप, कैसे नहीं आया बताता हूँ। यू क्रॉस बी अगर हमने लिया तो क्या होता है? यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन ऊपर वाली लगाई गई है। अच्छा, अब साइन ऑफ थीटा है जहां, अगर आप इसको रिवर्स कर दें, वी क्रॉस यू ले लें, तो वहां आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपके पास माइनस के साथ वी क्रॉस यू की वैल्यू आएगी। अगर आपने वी से यू की डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए अगर आप यू से बताता हूं वी की डायरेक्शन में जाएं तो एंगल कितना बनता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, जबकि वी से यू की डायरेक्शन में एंगल लेंगे माइनस थीटा, तो आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो पता ये चला कि यू क्रॉस वी माइनस वी क्रॉस यू के इक्वल होता है, यू क्रॉस वी माइनस वी क्रॉस यू के इक्वल होता है, यानी ये डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, ये कम्यूटेटिव लॉ को obey नहीं करता। नेक्स्ट है फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स यू एंड वी, यू और वी पैरेलल होंगे इफ एंड ओनली इफ यू क्रॉस वी जीरो हो। देखें यहाँ इसका प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने
इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट देखें तो कोई एक साइड सपोज करते हैं, पहले मैंने u क्रॉस v 0 सपोज किया है, तो u क्रॉस v का क्या फार्मूला है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है ना, यूनिट वेक्टर 0 हो सकता है, यूनिट वेक्टर कभी भी 0 नहीं होता, तो बेटा साइन थीटा रह जाएगा 0, ये चीज 0 होगी, अंडरस्टूड हो गया। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा साइन इनवर्स 0 कैलकुलेटर से भी लें तो एंगल आता है 0 या 180, और अगर एंगल 0 हो, दो वेक्टर्स का दरमियान एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, इन दोनों सूरतों में 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों सूरतों में वेक्टर्स पैरेलल कहलाते हैं। कन्वर्सली अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180 होगा, तो साइन अगर लेंगे 0 का तब भी 0 आ जाएगा, और 180 का साइन लेंगे तो साइन थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी, और u क्रॉस v में जब जैसे ही आप साइन थीटा को 0 पुट करेंगे, इस फैक्टर को 0 करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा 0, और ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म अगर देखें, कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं आई जे के की फॉर्म, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताने जा रहा हूँ और डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था। कंपोनेंट फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि आप इसे डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि u वेक्टर मैंने a1i b1j c1k का सम लिया है, v वेक्टर में a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो u क्रॉस v बताने जा रहा हूँ आपको, तो मैंने बकायदा क्रॉस प्रोडक्ट दिखाया, करके दिखाया है। पहले ये a1 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ आएगा i क्रॉस i, देखें i क्रॉस i, फिर ये आगे जाएगा a1 b2 और i क्रॉस j हो जाएगा, आप देख सकते हैं i j के साथ क्रॉस ले लेगा, फिर उससे आगे जाएगा a1 वाली टर्म a1 c2 i क्रॉस k, इसी तरह से आपने इसकी बारी आ जाएगी b1j की, इस b1j की सॉरी, ये सबसे क्रॉस लेगा, फिर c1k भी सबसे क्रॉस लेगा, 9 टर्म्स बनेगी, 3 इसकी हैं, 3 ही उसकी हैं, अगली ब्रैकेट में भी 3 है, 3 3 9 होता है, यानी 9 टर्म्स बनेंगी आपके पास, वो बनी हुई है 9 टर्म्स। अब जरा इंटरेस्टिंग बात उससे आगे है, देखिए थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं। देखिए i क्रॉस i मैंने 0 बताया था, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो आपका ये टर्म सारी a1 a2 वाली 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है a1 b2, देखिए a1 a2 इंटू 0 लिखा हुआ नजर आएगा, फिर i क्रॉस j की होता है, मैंने आपको बताया था, तो ये k लिखा हुआ है, इसका जवाब i क्रॉस j का जवाब क्या लिखा हुआ है k, और i क्रॉस a का जवाब जो है वो माइनस j होगा, कैसे दोबारा बना के देख लेते हैं। ये i एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है साइकिल, आपने क्लॉकवाइज में नहीं बनाना, ये j क्योंकि वही पॉजिटिव सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में मानी जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव के लिए होती है, सो हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं। i क्रॉस j क्या देखेंगे, i से j की डायरेक्शन में जाएं तो k, हम क्या कर रहे थे, i क्रॉस k इधर जा रहे हैं, इसके अलोंग नहीं जा रहे, इस साइक्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो गए हैं, जैसे ही आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो i क्रॉस k से जवाब j नहीं बल्कि माइनस j आएगा, इसीलिए अगर आप i क्रॉस k का जवाब देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है माइनस j। j क्रॉस i भी इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अगर j से i की डायरेक्शन में जाते हैं तो अगेंस्ट गए हैं साइकिल के, तो जवाब k तो आना है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, जवाब आया माइनस k। j क्रॉस j सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मैंने याद करवाया आपको थोड़ी देर पहले, और j क्रॉस k देखें तो j क्रॉस k हम इसके लॉन्ग ही है, j क्रॉस k में हम लॉन्ग जा रहे हैं, j क्रॉस k में, तो जवाब i आना है, आंसर i लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ये देखिए। इसी तरह से बाकी भी हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखें कुछ टर्म्स तो 0 हो गई हैं, बाकी टर्म्स को लिखा है, देखें ये पहली टर्म लिखी है b1 c2, आपको कहां नजर आ रहा है b1 c2 जिसके साथ i है, i वाली टर्म्स मैंने ढूंढ के ले आया हूं, b1 c2 i ये लिखा हुआ था, इसे सबसे पहले लिख लिया, पहले मैंने i वाली टर्म्स इकट्ठी की है, यहां से i वाली एक ये टर्म पड़ी हुई है और एक ये टर्म पड़ी हुई है माइनस a c1 b2 i, ये c1 b2 और माइनस i, ये देखें ये वाली टर्म लिखी है, फिर j वाली टर्म्स कंबाइन की हैं आपने ऊपर से देख के, और k वाली टर्म्स कंबाइन की हैं। भाई कंबाइन करने का मकसद कॉमन लेना था, i वाली टर्म से i कॉमन हो जाएगा, j वाली टर्म से माइनस j कॉमन लिया है, साइन चेंज हो गई है, और k वाली टर्म से k कॉमन लिया है। आप हैरान होंगे कि ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का रिजल्ट है, तो हम ये सारा कुछ कोई नहीं याद करते एग्जाम के लिए, हम सिर्फ ये डिटर्मिनेंट याद कर लेते हैं। ये कैसे रिजल्ट है मैं बताता हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में आपने 4 चैप्टर पढ़ना है जहां पे मैट्रिसेस का आपने 3/3 डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है। 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड होता है, ऐसे कि सबसे पहले i लिखते हैं,
रो भी डिलीट कर देते हैं आई की जे, और कॉलम भी, तो आपके पास बचता क्या है, ये रो भी जाएगी कॉलम भी जाएगा, बचेगा B1 C1 B2 C2। आगे आप माइनस साइन के साथ अगला एंट्री लेते हैं, माइनस जे के साथ फिर आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, और प्लस के साथ भी रो और कॉलम डिलीट करके आपने फिर डिटर्मिनेंट ले लेना है। देखिए इस पहले कोई देख लेते हैं, बाकी तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका रिजल्ट देखें, आप डिटर्मिनेंट खोलें तो आ रहा है B1 C2 माइनस B2 C1, तो ये क्या लिखा हुआ था B1 C2। आप ये डिटर्मिनेंट खोल के देख लें, देखें आई के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ आ रहा है B1 C2। देखें डिटर्मिनेंट में पहले ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई होते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 B2 C1, क्या यही नहीं लिखा हुआ था? आप देखेंगे यही लिखा हुआ है ना, ये देखें इनटू आई, आई है ना बाय। इसी तरह यानी मैंने आपसे कहा डिटर्मिनेंट में भी वही सारा रिजल्ट, यही सारा रिजल्ट आ जाना है इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन से। सो इतना बड़ा हम कैसे याद रख सकते थे फार्मूला, तो इस बात को आसान इस डिटर्मिनेंट ने बना दिया कि u क्रॉस v इसके इक्वल होता है। अब ये देखें इसे कैसे याद रखेंगे, इस फार्मूला को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहली रो याद करें, आई जे के याद करें। सबसे पहले पहली रो लिखें, फर्स्ट रो में लिखें आई जे के। पहला वेक्टर u था ना, तो u के कंपोनेंट्स क्या थे, अगर आप ऊपर जाके देखें तो u के कंपोनेंट्स a1 b1 c1 थे। u था a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के, u के कंपोनेंट्स a1 b1 और c1 थे, और v के थे a2 b2 और c2। जरा गौर कीजिए, वापस जाइए डिटर्मिनेंट में, u की जगह पे आपने u वाले कंपोनेंट्स लिख दिए हैं, और लास्ट रो में v के कंपोनेंट्स आ गए हैं जो कि a2 b2 c2 थे, और यूं आपका ये डिटर्मिनेंट आ जाता है u क्रॉस v के इक्वल। तो आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जब वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में होंगे, आप इसी डिटर्मिनेंट को एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सेम डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज में यूज होगा और एक्सरसाइज सॉल्व होगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सेम प्रॉपर्टी है। हालांकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती क्रॉस प्रोडक्ट में, मैंने ऊपर बताया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में भी है बेटे और क्रॉस प्रोडक्ट में भी है। तो u क्रॉस v प्लस w को लिखा जा सकता है u क्रॉस v प्लस एज इट इज प्लस u क्रॉस w, u क्रॉस v प्लस u क्रॉस। इस तरह स्केलर टाइम्स u क्रॉस v हो तो स्केलर बाहर चला जाएगा और u क्रॉस v आ जाएगा। ये आसान सा फार्मूला, ऐसा डॉट में भी हुआ था, डॉट प्रोडक्ट में भी हुआ था। और अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कि अगर u और v, दो वेक्टर्स u और v एक्ट किसके अलोंग करें, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल के अलोंग एक्ट करें। एडजेसेंट होती हैं साथ मिली हुई, ठीक है, जिनकी कॉमन पॉइंट एक हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, यूं कह लें। बता भी देता हूं, कोई ट्रायंगल बना के देख लेते हैं, ट्रायंगल बना ली हमने, तो ये कॉमन पॉइंट ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां इसके अलोंग u वेक्टर होगा, और ये देखें ये v, क्योंकि u और v दोनों वेक्टर्स की टेल मिली हुई है, यानी स्टार्टिंग सेम पॉइंट से ले रहे हैं, तो ये एडजेसेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे u और v, ऐसे दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट वेक्टर्स। और आपने क्या करना है, उन बड़ी आसान बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है बेटे। क्रॉस प्रोडक्ट का अमली फायदा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्रॉस प्रोडक्ट से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ ऑफ, फार्मूला है हाफ ऑफ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। वो जो दो वेक्टर्स u और v ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग एक्ट कर रहे थे, ये देखिए दो एडजेसेंट साइड्स इनके अलोंग एक्ट कर रहे थे, आपने उन u और v का, उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और सारे जवाब का हाफ ले लेना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर u और v दो वेक्टर्स हों और वो भी एक्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो, देखिए पैरेललोग्राम ये होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल। अभी फिर से आपने दो वेक्टर्स लेने हैं, ये u वेक्टर है और ये देखिए साथ एडजेसेंट मैंने इस साइड के अलोंग v ले लिया है। ये कॉमन पॉइंट सेम है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट, u एंड v बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। इनकी टेल्स मिल रही हैं, यूं कह लें इनकी टेल एक ही जगह पे होनी चाहिए, जहां u की टेल होनी चाहिए वहीं v की टेल होनी चाहिए। ऐसा हो तो इन्हें एडजेसेंट वेक्टर्स कहते हैं। और पैरेललोग्राम का भी एरिया आप ले सकते हैं इन्हीं एडजेसेंट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, बस हाफ नहीं लेना। अब हैरान हो रहे होंगे 1/2 कहां चला गया, क्योंकि वो ट्रायंगल का एरिया था और ये किसका है, ये वाला पैरेललोग्राम का है, वो ट्रायंगल का था। देखें अगर मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, तो वो भी पैरेललोग्राम ही बन जाती है। एक ऐसी इतनी ही ट्रायंगल मैंने और ले ली है,
पता चला कि पैरेललोग्राम जो है, देखिए ये सारी पैरेललोग्राम बन गई है भाई, और पैरेललोग्राम का एरिया डबल है ट्राइंगल के एरिया से। डबल है तो फिर डबल होगा ना, डबल होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 को, तो 2 से आप जानते हैं कैंसिल हो जाता है, तो 2 कट जाएगा तो u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड बचेगा। जस्ट यहां मैंने समझा दिया कि क्यों। आप देखिए एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स होती है, याद रखें एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स होती है। एक ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड है, तो ये भी अगर देखें ये बराबर एरियाज हैं, ये वाला आपको नजर आ रहा है एरिया, और ये वाला बराबर एरियाज हैं। ये भी हाफ ऑफ u क्रॉस v मैग्नीट्यूड, जो मैंने इस रीजन को मैंने टिक लगाया है, और ये भी हाफ ऑफ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसे टोटल करें तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो कोफिशिएंट 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट है जी मोमेंट ऑफ द फोर्स F एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट पॉइंट O इज गिवन बाय m। m होता है OA क्रॉस F। देखिए फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है, ए पॉइंट पे, ये बड़ी अहम होती है बात। तो वैसे मोमेंट आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, आर क्रॉस एफ होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ है। आर वेक्टर की बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि डायरेक्शन आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ लेनी होती है, और स्टार्ट कहां से करना होता है, आर को ओ से। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकता है, अबाउट वाले पॉइंट से शुरू होना होता है बेटे। अबाउट वाला पॉइंट कौन सा है, अबाउट ओ लिखा हुआ है, तो ओ पहले लेना है। और फोर्स कहां पे लग रही थी, फोर्स एक्ट कर रही थी पॉइंट ए पे, तो ए बाद में लेना है। हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ लेते हैं आप, ये होगा आपका आर वेक्टर। सो आर वेक्टर हुआ ओ ए वेक्टर। ये एक्सरसाइज में डिटेल में बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज का एंड में यही कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करती है, एक्सरसाइज 14.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं घबराना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कंप्यूट करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, और चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट कि ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ए वेक्टर लें और कोई बी वेक्टर हो आपके पास, और आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए और बी होती है। ए क्रॉस बी ए पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, और ए क्रॉस बी बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। और इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर भी ले रहे होते हैं, जो ए क्रॉस बी जब हम लेते हैं तो यूनिट वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग आता है, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग आता है। यानी यूनिट वेक्टर भी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है दूसरे लफ्जों में, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए और बी गिवन है, आपको क्या कंप्यूट करना था, ए क्रॉस बी। तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है। देखिए वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में हैं, दोनों वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में हैं, जिसे कंपोनेंट फॉर्म में कहते हैं। वेक्टर्स जब भी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी आसानी से, देखिए वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस आया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी आसानी से ले सकते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से। डिटर्मिनेंट में ऊपर आई लिखना है, जे लिखना है और के लिखना है, मैंने आपसे कहा था। फिर पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स अगली रो में आएंगे। क्या है वो कंपोनेंट्स, 2 + 1 एंड -1। तो देखिए 2 1 -1 आपको यहां लिखा हुआ नजर आएगा। और उसके बाद बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 -1 और 1 1 -1 1 आपको नजर आएंगे। अब आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, और जिन लोगों को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना आता और उन्होंने भी 4 चैप्टर नहीं पढ़ा, उनके लिए है ये बात। आई सबसे पहले हम आई लिखेंगे, आई की रो भी डिलीट कर देंगे जैसे आपको बताया था, आई का कॉलम भी डिलीट करेंगे, तो बचता क्या है 1 -1, ये बचता है जी 1 -1 और -1 + 1 ये बचता है। उसके बाद माइनस लेते हैं फार्मूला का, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो अगली एंट्री माइनस साइन से लेते हैं, और माइनस के बाद ये वाला जे आपने उठा के यहाँ लिखना है, और जे की भी रो उसी तरह से रो भी डिलीट कर देनी है और कॉलम भी। जे की जब रो और कॉलम जाएगी यहाँ टी साइन बनता है, ऐसे टी साइन बनता है, तो 2 -1 फिर 2 -1 और 1, ये 1 और 1 बनता है जी 1 प्लस के साथ आपने ये वाली एंट्री लास्ट लेनी है के, और के लेके के की रो भी डिलीट कर देनी है, के का कॉलम भी डिलीट कर देते हैं, तो 2 1 1 -1 2 1 1 -1 ये बचता है। आप इसको सॉल्व करें, इन डिटर्मिनेंट्स को खोलें, आप जरा देखें, आप देखेंगे आप आई वैसे का वैसा यहाँ लिखा हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को खोलें तो 1 1 1 होता है, लिख दिया, माइनस बीच में फार्मूला का आता है, ये याद करना है आपने, और -1 -1 1 यानी +1, तो ये 1 लिखा हुआ है,
माइनस जे वैसे का वैसा यहाँ देखेंगे, ये माइनस जे आ गया यहाँ पे। और ये 2 1 क्या होता है जी, 2 1 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ गया यहाँ देखेंगे। और बीच में मैंने क्या कहा था, माइनस लेते हैं, लेकिन मैंने तो प्लस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि माइनस के बाद आ रहा है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +1 प्लस के आपने लिखा ये वाला। और देखें 2 -1 2 -1 -2 होता है, और 1 1 1 माइनस बीच में फार्मूला का, ये 1 -1 देखें 0 हो जाएगा, 0 आए, -3j और -2 -1 -3 तो -3 के 0 आए, -3j -3 के, या फिर आप 0 ना भी लिखें, 0 आए को ये टर्म स्किप भी कर सकते हैं, तो जवाब आया -3j -3 के। ये आंसर आया A क्रॉस B का। लेकिन आपको A क्रॉस B नहीं, B क्रॉस A भी लेना था। B क्रॉस A लेते हुए पहले तो वही आई जे के लिखना है आपने, पहली रो तो वही हमेशा रखनी है आई जे के, लेकिन इस बार B के कंपोनेंट्स पहले, यानी 1 -1 पहले और A के कंपोनेंट्स बाद में आ जाएंगे, और A के कंपोनेंट्स थे 2 1 -1, और इसी तरह से इसे भी बेटे आए जे के इस तरह डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया जाता है, ऊपर सिखाया है उस तरह खोलना है। तो आपको इसके जवाब अगर जहां माइनस माइनस आ रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट साइन से आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला आंसर मिल जाता है। आप ये देखें, इसकी अगर नेगेटिव सात साइंस थे तो इसके पॉजिटिव साइंस होंगे सारे। तो प्लस का 3j और प्लस का 3k, ये आंसर आया है B क्रॉस A का। अब साबित ये करना था कि A और B बोथ आर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हमेशा याद रखें। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर आपने दो वेक्टर्स कोई भी, मसलन A और B चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जवाब 0 आ रहा है। अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए तो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर। इसीलिए आपने देखना था कि A वेक्टर A क्रॉस B पे परपेंडिकुलर है या नहीं है। A वेक्टर और A क्रॉस B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो A की क्या वैल्यू थी, A की वैल्यू आपने ऊपर पढ़नी है, 2i। A वेक्टर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 2i प्लस j माइनस के डॉट, ये डॉट एज इट इज आया हुआ है, आप देख सकते हैं। A की जगह एक A क्रॉस B की वैल्यू पुट करनी है, और A क्रॉस B की वैल्यू थी 0i माइनस 3j माइनस 3 के, ये बेटा ऊपर A क्रॉस B की ये वैल्यू आ रही है, ये आपने पुट कर दी है यहाँ पे। और आप डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं, i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, प्लस फार्मूला का 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, और -1 इसका कोएफिशिएंट है ना, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, देख सकते हैं, प्लस बीच में आता चला जाए, 2 zeros are 0, 1 -3 are -3, और -1 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हुई टर्म्स, और आंसर कितना आ गया, 0। इसलिए साबित हुआ कि A वेक्टर जो है, देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इन दो वेक्टर्स का क्या आ गया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, A वेक्टर जो है ये वाला परपेंडिकुलर हो गया इसके A क्रॉस B, साबित हो गया। इसी तरह B को और डॉट लेना है A क्रॉस B के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी 0 ही आएगा डेफिनेटली, A क्रॉस B बोथ A और B पे परपेंडिकुलर होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की बाय डेफिनेशन चीजें बता रहा हूँ। फिर B वेक्टर को भी आपने ये प्रूव कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने B क्रॉस A के साथ A और B का डॉट क्रॉस डॉट लेना है, सॉरी A का डॉट लेना है B क्रॉस A के साथ। ये साबित करना है कि A परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A भी है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बोथ करना था, इसलिए ये 4 एक्टिविटीज बन जाएंगी आपकी। तो सेकंड पार्ट, और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में सेम केस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसलिए लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें टॉपिक भी इसका कवर किया है इस एक्सरसाइज का, और इसके क्वेश्चंस भी इसी में कवर करने जा रहा हूं। तो मैंने आपको ये शो कर दी है वीडियो के, आप यहाँ से नोट कर सकेंगे अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आपको वेक्टर्स A और B गिवन है। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, वेक्टर्स को कॉपी किया। सबसे पहले यूनिट वेक्टर 4 है ना, ये आपसे देखें यहाँ पे, तो मैंने भी सपोज किया है यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग U एंड B, और थीटा इज बी द एंगल बिटवीन देम। ओके, हमें थीटा भी मालूम करना है, साइन ऑफ द एंगल मालूम करना है ना, एंगल का भी जिक्र है, तो एंगल को क्या मान लिया, थीटा। आगे चलते हैं।
एन यूनिट वेक्टर का मैंने स्टार्ट ही फार्मूला दे दिया था, और वेक्टर्स ए और बी हैं, यू और बी नहीं। वहां जो स्टार्ट में फार्मूले यू और बी के लिए लिखे हुए हैं वेक्टर्स के लिए, जबकि यहाँ वेक्टर्स ए और बी हैं आपके पास एक्सरसाइज में, तो आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वहां था यू क्रॉस बी ओवर, वहां आपने ये पढ़ा था ओवर यू क्रॉस बी का इस वेक्टर किसी का ही मैग्नीट्यूड। एन यूनिट वेक्टर का फार्मूला बड़ा ही आसान है, इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का कह दिया है, और साइन ऑफ थीटा का फार्मूला मैंने आपको दिया था, वहां पे देख सकते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, वैसे वहां यू क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर यू मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड था। आप भी इस जाके देख सकते हैं अपनी, बेशक लेक्चर को आप रिवर्स करके रिवाइंड करके भी उसमें दोबारा से उस ट्रैक को आप उस पोजीशन पे चले जाइएगा कि जहां से ये फार्मूला दोबारा भी पहुंच सकते हैं। बहरहाल आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें एन यूनिट वेक्टर फाइंड हो रहा है ये जब आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में किस किस की वैल्यू पुट करेंगे भाई, ऊपर क्या नजर आ रहा है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नजर आ रहा है आपको, जो कि अभी तक फाइंड नहीं हुआ। हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करनी है और नीचे उसके मैग्नीट्यूड की भी करनी है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना। तो बेटा ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर लिखते हैं आई जे के लिखा, फिर ए कंपोनेंट के कंपोनेंट्स क्या थे 1 6, देखेंगे यहाँ पे 1 6 और -3, 1 6 और -3 लिखा नजर आएगा आपको कायदा, ये देखें 1 6 -3, एंड नेक्स्ट बी के लिखने हैं ना यहाँ पे आपने, और बी के कंपोनेंट्स हैं 2 1 3, 2 1 3, तो 2 1 3 यहाँ आ गया है। उसी तरह डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी का आंसर ये आया बेटे, किसका आंसर है ए क्रॉस बी का आंसर आया है, लेकिन आपको तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। यहाँ वापस जाके देखें, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है ये नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी तो आना है ना, ए क्रॉस बी तो ले लिया है आपने, अब इसका मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड लेना आता है आपको। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं भाई, मैग्नीट्यूड लेते हैं आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का भी स्क्वायर लेंगे और -11 का भी स्क्वायर, सबका सम। मैग्नीट्यूड का फार्मूला बड़ी दफा रिवाइज हो गया इन लेक्चर्स में, 21 का स्क्वायर 441 होता है, -9 का प्लस 81 हो जाएगा, -11 का स्क्वायर 121 होता है, इसे ऐड करें तो 643 आता है स्क्वायर रूट में। और आपके पास फर्दर मैंने देखे ये ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड भी मैं ले रहा हूं, आप हैरान होंगे ये क्यों भाई, ये क्यों ले रहे हैं, तो देखिए साइन थीटा भी तो चाहिए, सेकंड इक्वेशन को भी तो सॉल्व करना है, और उसमें नीचे क्या आ रहे हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो मैंने ऊपर यहाँ फाइंड कर लिया है, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो दोनों फार्मूलों में आ रहा है ना, ये मैग्नीट्यूड तो दोनों फार्मूलों में आ रहा है, लेकिन ये दूसरे फार्मूले के लिए किया है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड किया होगा और बी वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया अलग अलग। अब इक्वेशंस 1 में और 2 में आप वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले 1 में जाएं, ए क्रॉस बी की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर आई हुई है 21 आई -9 जे -11 के, और मैग्नीट्यूड इसका 643 का स्क्वायर रूट आया था, तो एन यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया है। बस आप ये कर लें कि 643 के स्क्वायर रूट को आपको चाहिए था, इस टर्म के नीचे लिख देते, मैं लिख देता हूँ 643, खैर मुझे ही चाहिए था आई -9 ओवर 643 स्क्वायर रूट जे और -11 ओवर 643 स्क्वायर रूट के, इस फॉर्म में रिजल्ट लिखिएगा फाइनल करके, इस स्क्वायर रूट इस टर्म के नीचे आएगा। और साइन थीटा बेटे इसके लिए आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको बेटे पता है 643 का स्क्वायर रूट है, और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया हुआ है। याद रखें स्क्वायर रूट्स का अगर प्रोडक्ट लें तो आप प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है, यानी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें नंबर्स को और होल स्क्वायर रूट में ले आया करें, एक ही स्क्वायर रूट में ले आए, क्योंकि ए पावर एन बी पावर एन अगर हो तो वो होती है ए बी पावर एन, ए बी पावर एन, यूं कह लें ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट अगर आपके पास हो वो हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर रूट, ए बी होल स्क्वायर रूट, यही मैंने किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका आंसर बनेगा नीचे वाले के प्रोडक्ट का 644 का स्क्वायर रूट, और यूं आपके पास ये रिजल्ट है। सेकंड पार्ट बेटा बिल्कुल सिमिलर है, यहां से आप नोट से देख सकेंगे, और थर्ड पार्ट भी वही है, आप सब कुछ बिल्कुल उसी अंदाज से उसी तरह इक्वेशंस बनानी है, फोर्थ पार्ट में भी वही कुछ करना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसकी बात हमने प्रॉपर्टीज में भी की थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, और फाउंड बाय 3 पॉइंट्स पी क्यू आर। अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बना के भी दिखाऊंगा और तीनों पॉइंट्स ड्रॉ भी करके दूंगा, ठीक है। ये पी पॉइंट है,
ये Q है, ये R है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने आपसे कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर रिक्वायर्ड हो तो सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं दो एडजेसेंट वेक्टर्स, और वो क्या होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो P मैंने कॉमन पॉइंट कर लिया, तो क्या पढ़ेंगे आप वेक्टर्स को, PQ वेक्टर एंड दूसरा देखिए एक वेक्टर PQ पढ़ा जाएगा, दूसरा क्या पढ़ा जाएगा PQ एंड PR वेक्टर। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हुए हैं सिर्फ PQ एंड PR, हमें और किसी से गर्ज नहीं, हमें QR की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है, इस QR की तरफ किसी साइड के लॉन्ग जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दो एडजेसेंट वेक्टर्स ले लिए हैं PQ PR, स्टार्टिंग फॉर्म बोथ द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट P, दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं, P से Q, P से R। तो PQ कैसे आता है, Q के कोऑर्डिनेट से P माइनस करते हैं, तो आए ना Q के कोऑर्डिनेट से P माइनस करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। तो 1 माइनस 2 आए, 2 माइनस 3 J और 0 माइनस 5 K। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस आए, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, माइनस J, और माइनस 5 बना 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस 5K आ गया। नेक्स्ट है PR वेक्टर, तो R से P माइनस करेंगे, R माइनस P, भाई टर्मिनल से इनिशियल माइनस करते हैं, R में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। तो ये रहा R और ये रहा P, तो कीजिए U माइनस R, ऐसे आना है। तो 4 में से क्या माइनस करना है आपने, 2, 4 माइनस 2 आए, इस तरह 1 माइनस ये 1 है और माइनस होगा इसमें से 3, 1 माइनस 3J, और ये वाला 2 इसमें से ये 5 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 5K। तो बेटा इसका जवाब आ रहा है 2 आए माइनस 2J माइनस 3K। आप देख सकते हैं ये आपके दो एडजेसेंट वेक्टर्स आ गए हैं, तो उनको आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, मैंने आपसे कहा था। आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, कैसे, ऊपर IJ K लिखते हैं, डिटरमिनेंट लगाते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर आपने पहले PQ के कंपोनेंट्स, भाई PQ के कंपोनेंट्स पढ़े तो -1 -1 -5 ये नजर आ रहे हैं आपको। और अगर आप नेक्स्ट PR है ना, तो PR के एंड पे पुट करने हैं बेटा, एंड पे क्या करेंगे, 2 -2 -3 ये नजर आएंगे आपको, 2 -2 और -3। उसके बाद आपने डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया बिल्कुल पहले वाले तरीके से, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और आप लिख के भी देख सकते हैं, जैसे I इंटू, मैंने कहा अगर आपको डायरेक्ट मुश्किल लगता है तो आपको जैसे डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने का तरीका बताया है बेटे डिटेल में, उससे आप एक्सपेंड कर लें तो ये वेक्टर आया है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी लेना है आपने, वो 234 का स्क्वायर रूट आ रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे लिया है, -7 का स्क्वायर जैसे आप जानते हैं, प्लस -13 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये 234 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने एरिया का फार्मूला लगाया, PQR ट्राइंगल है आपकी, एरिया का फार्मूला हाफ ऑफ दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है। तो हाफ ऑफ 234 का स्क्वायर रूट है ना जी, ये आपने फाइंड किया था, तो बाय 2 हो गया, ये 2 नीचे आ गया इसके, और ये 234 का स्क्वायर रूट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो 3 स्क्वायर रूट 26 आता है, 3 स्क्वायर रूट 26। आप कैलकुलेटर से भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर 2 है एज इट इज, तो ये स्क्वायर यूनिट्स में आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है, या सेकंड है ये एक्चुअली, नेक्स्ट देखिएगा, तो ये उसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, सेम इज द केस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, पैरेललोग्राम के 4 कोने होते हैं, इसलिए इसके ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, इसलिए इसके 4 वर्टिसेस हैं, A, B, C और D, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A, B, C, D, याद रखिए। तो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1, B के हैं 4 2 3, C के 5 6 7 है और D के 2 5 5 है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको चाहिए कि दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग एक्ट करने वेक्टर चाहिए आप। अब आपको क्या पता कि ये इस तरह से A B C D ड्रॉन है, हो सकता है कि उस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस इस पोजीशन पे ना हो, मिसाल के तौर पे आपके पास A B तो ऐसे ही हो चले और C इस तरफ हो और D इस तरफ हो, फिर तो आपकी एडजेसेंट साइड्स कुछ और बन जाती हैं, वो तो बनती है AB और AC, और यहाँ बन रही है AB और AD। सो ये कैसे पता चलेगा कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आप बजाय इसके कि डायरेक्ट ही आप शुरू हो जाए ए बी और ए डी कोई ऐसे कह लें मेरी यही पैरेललोग्राम है और मैंने ऐसे ही करना है, आप ये ना करें। आप बराए मेहरबानी इस प्रोसीजर को फॉलो कर लें। आप 3 वेक्टर फाइंड करें इस बार। एक वेक्टर फाइंड करें ए बी, दूसरा ए सी और तीसरा फाइंड करें ए डी। ए बी, ए सी और ए डी 3 वेक्टर्स आप ले आए। सबसे पहले ए बी वेक्टर मैंने लिया है। अब क्या वजह है कि ए बी, ए सी और ए डी तीनों का स्टार्टिंग सेम रखें आप, स्टार्टिंग पॉइंट यही है तीनों के लिए। देखिए ए से स्टार्ट करें, ए से बी जाएं, ए से बी, ए से सी, ए से डी। जरा गौर करें, समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो आपने करना ये है, पहले फाइंड तो करें ना। फाइंड हो गए जी, ये ले वेक्टर्स फाइंड हो गए। ए बी वेक्टर आपको पता है कि बी में से ए माइनस करना है, यहाँ सी में से ए माइनस करना है और इसके लिए आपको डी में से ए माइनस करना है, ए की कोऑर्डिनेट्स माइनस करके। अब ये देखें आप, इन रिजल्ट्स को गौर से देखें आप, पता चलेगा इन रिजल्ट्स से, यहां से पता चलेगा कि किन का सम एक सिंगल है। ये जो अकेला आपका एसी वेक्टर है, देखें ये ए बी का रिजल्ट था पहले वाला और ये वाला ए डी का। इन दोनों को अगर आप ऐड करें आपस में, जैसे 3i में i ऐड हो तो ये अकेला 4i है, इस j में 4j ऐड करें तो ये 5j आता है और 2k में 4k ऐड करें तो 6k आता है। तो पता चला ये जो दरमियान वाला है AC, ये रिजल्टेंट है, AC रिजल्टेंट है AB और AD का। यानी AB और AD को ऐड करें, और ये मैंने करके भी दिखाया है, तो AC आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट AC है वो डायगोनल जो भी रिजल्टेंट बनता है, यहां रिजल्टेंट कौन बने हैं? AC। ये सबसे बड़ा होगी ना साइड, सबसे बड़ी साइड डायगोनल होती है। पता चला AC डायगोनल है। अगर AC डायगोनल है, यहां देखें ये C था, तो फिर ये वाली पैरेललोग्राम है जो मैंने पहले ड्रॉ की, ये वाली पैरेललोग्राम सही है। तो फिर एडजेसेंट AC तो डायगोनल हुआ, AC डायगोनल अगर हुआ तो AB और AD ही दो एडजेसेंट वेक्टर्स है। तो पता चल गया AB और AD आर एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आर एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स। सो हमें AB और AD का ही क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए था और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। इसी क्रॉस प्रोडक्ट का 237 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई स्क्वायर फैक्टर नहीं आना जो स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाए, ये एज इट इज रहेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया है 237 के स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट विद स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है और वॉल्यूम अगर होता है तो क्यूबिक यूनिट्स में लिखा जाता है। सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सिमिलर है, आपके पास ABCD उसी तरह 4 पॉइंट्स गिवन है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट A फिक्स कर देना है, A से B, A से C और A से D। आपने 3 वेक्टर फाइंड कर लेने हैं, AB, AC और AD। और जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो जो AB और AD का सम जो है, पहले और आखिरी का सम है यहाँ पे बाई चांस, तो AC ही इसका भी डायगोनल AC ही निकला, AC के बराबर आया, तो डायगोनल AC है। और अगर AC डायगोनल है तो फिर AB और AD जो है वो आपके वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग एडजेसेंट साइड्स हैं। AB और AD का ही क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स U एंड V इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपसे कह रहे हैं आप A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करें। देखते हैं जी A और B की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी। देखें U वेक्टर है 7i माइनस 4j प्लस 5k और ये AI माइनस bj प्लस 3k दिया हुआ है। U लिखा आपने, B लिखा आपने और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का गिवन है कि 0 है, ये उसने खुद बताया हुआ है। तो आपने एक तरफ तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, वो डिटरमिनेंट से आती है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होता है डिटरमिनेंट से, ऊपर आए जे के लिखते हैं, आपने लिखा। नीचे आपने U के कंपोनेंट्स पहले लिखने हैं, पहले U है तो वो है 7 माइनस 4 5, 7 माइनस 4 5 आपको दिखा यहाँ पे नजर आया। और फिर उसके बाद B के कंपोनेंट्स हैं तो वो है A है, माइनस B है और 3 है, वो आपको लास्ट रो में नजर आ गए होंगे। अब आपने डिटरमिनेंट जस्ट एक्सपेंड करना है। डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन आप पहले I लिखते हैं, रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो ये देखें क्या आ रहा है, -12 + 5B।
-12 + 5b आ रहा है। इस तरह जे लेंगे तो रो, जे की रो भी डिलीट हो जाएगी, जे का कॉलम भी डिलीट होगा। तो 7 3 आर 21, 21 - 5 है, देखें 21 - 5 है। इस तरह प्लस के लेंगे तो आएगा -7b + 4a = 0। डिटरमिनेंट एक्सपेंड की है, सिंपली आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये 5b मैंने तरतीब बदल दी है, सिर्फ पहले पॉजिटिव टर्म लिख दी है, बाद में नेगेटिव रीअरेंज की है। इसका माइनस कॉमन लिया है जी, तो माइनस कॉमन लेने से प्लस का 5 ही हो जाएगा, माइनस का 5 है, और प्लस का 21 था तो माइनस का 21 हो जाएगा, और प्लस के 9 है। और जीरो को लिखा है, असल में ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है राइट साइड पे, तो जीरो वेक्टर होता है 0i + 0j + 0k, लिखा जा सकता है। अब कंपैरिजन करेंगे, आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट की इक्वल किया जाता है वेक्टर्स में। सो 5b - 12 किसको इक्वेट कर रहा है? 0 को। जिससे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो b वाली टर्म अलग करें, 5b अलग करें, तो -12 + 12 बना जाके राइट साइड पे। और b अगर देखें तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, b अगर अलग करें तो आता है 12/5। इसी तरह से j का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 5a - 21। उधर j के साथ कौन है? 0, इसको भी इक्वल टू 0 किया जाएगा। इससे 5a = 21 आ जाएगा, और a की वैल्यू 21/5। लास्ट इक्वेशन बनती है 4a - 7b, और वो भी किसके इक्वल आ रहा है? 0 के, वो भी मैंने लिखी है। और a और b की वैल्यूज जो फाइंड की थी मैंने, वो पुट की हैं, तो वो सेटिस्फाई हो गई है, दोनों तरफ जो है 0 आ गया कैंसिल होके, तो वो सेटिस्फाइड है इक्वेशन आपकी। अगर सेटिस्फाइड है तो ऐसे a और b एग्जिस्ट करते हैं, यानी यही ट्रू वैल्यूज हैं a और b की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपने फॉर द वेक्टर्स कह रहा है, इफ एनी बताना है परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं इनमें से, और इनमें से पैरेलल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। आपने बताना है इन तीन वेक्टर्स u, v और w में पैरेलल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन से हैं। भाई मैंने गिवन में आया u, v, w वेक्टर्स लिखी है मैंने। सबसे पहले मैंने पैरेलल चेक कर लिया है। भाई पैरेलल वेक्टर्स कैसे चेक होते हैं? देखें, इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, इसमें से भी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। यहां देखेंगे w को, इस वेक्टर को देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स के लिए कॉमन देखा करें। w वेक्टर को लिखा और उस पर कॉमन देखा तो -3 कॉमन दिखा हमें। -3 कॉमन लिख के आपके पास बचता है 5i, माइनस कॉमन लेना तो सारी टर्म्स 3 कॉमन है, तो सारी टर्म्स -3 से डिवाइड हो जाएंगी। 3 5 50, 5i -j और -k प्लस के आ जाएगा, माइनस वाली टर्म प्लस पे हो गई, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है ना साथ, इसलिए साइन चेंज हो गई है इसकी। और जो 5i - j + k रह गया है, ये क्या था? 5i - j + k तो u की वैल्यू थी, तो आप कह देंगे ना -3 टाइम्स u वेक्टर। तो w जो है एक वेक्टर आ गया स्केलर टाइम्स अनदर वेक्टर। मैंने आपसे कहा था प्रीवियस एक लेक्चर में कि अगर आपके पास लेट्स सपोज a वेक्टर है कोई, और वो k टाइम्स b वेक्टर आ जाए, स्केलर टाइम्स b वेक्टर आ जाए, देन वी से बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, a इज पैरेलल टू b। इसी तरह अगर w आ रहा है स्केलर टाइम्स u, ठीक है, w वेक्टर आ रहा है -3 स्केलर है, स्केलर टाइम्स u वेक्टर, हम कहेंगे कि w और u आपस में पैरेलल हैं, ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स का बस एक ही पेयर आता था जो मैंने बता दिया। परपेंडिकुलर का पता तो चलता है डॉट प्रोडक्ट लेके। तो आप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको तलाश करने से पहले मिलेगा, पहले आपने माइंड में कर लेना है। जब आप u डॉट v ले रहे हैं, ऐसे तो मैंने यहाँ सारे प्रोडक्ट बता दिए हैं, u डॉट v भी बता दिए। जब u डॉट v लिया है, क्या था? 5i - j + k था, और v क्या था? 0i + j - 5k। मैंने i वाली टर्म में लिख दी 0i लिख के, ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, डॉट प्रोडक्ट लेना आसान हो जाए। 5 अब 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? +1 से, और +1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -5 से। तो जवाब -6 आएगा, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, u इज नॉट परपेंडिकुलर टू v, या u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद मैंने अगला पेयर चेक किया है v एंड w का, वो भी 0 नहीं आया, ना u और v का, ना v और w का।
और एक u और w भी रह गया है, इसमें से परपेंडिकुलर वेक्टर्स कोई भी नहीं आ रहे। यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और आप एक और कीजिएगा u डॉट w भी कीजिएगा, क्योंकि ये पेयर आपने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो भी जीरो नहीं आएगा। सो इनमें से परपेंडिकुलर वेक्टर्स कोई भी नहीं है परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में बिल्कुल है तो वही उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन चले कर लेते हैं। सबसे पहले कहा हुआ है कि पहले इस पे कॉमन देखा करें, इस पे तो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, -1 चलो कॉमन ले सकते हैं, बाद में -1 तो होते ही है। उसके अलावा देखें, आपको यहाँ कॉमन पाए नजर आता है, सब में पाए है, और बाय 2 भी हम कॉमन ले लेंगे, बल्कि -π/2। तो आप कहेंगे यहाँ से कैसे कॉमन लें, π/2 तो नहीं लिखा हुआ, ये तो सिर्फ पाए लिखा हुआ है। तो दो तरीके बताऊंगा आपको कॉमन लेने। चलिए पहले तो बताता हूँ सिंपली आप कैसे कॉमन ले सकते हैं। अब -π/2 कॉमन लें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, इससे लेना -π/2, ईच टर्म -π/2 से डिवाइड हो जाएगी, ये अपने आप से, यानी -π/2 से डिवाइड हुआ तो मान आया, यानी मान आए या नहीं आए। ये जो -π है ना, अगली टर्म में -π, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या कॉमन ली है, -π/2। भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। अगर आप -π/2 कॉमन ले रहे हैं तो ये टर्म -π/2 से डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइड करने का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/2 ऊपर जाके बनेगा 2π, तो जवाब तो 2 रह गया ना, इसलिए आया 2j, ये देख सकते हैं 2j। और π/2 कॉमन लिया ना आपने, माइनस साइन चेंज कर गया है, π/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ माइनस के आ गया, बट i प्लस 2j माइनस के, देखें यहाँ देखिए, i प्लस 2j माइनस के तो u था, सो ये w वेक्टर आया है स्केलर टाइम्स u वेक्टर। और अगर ऐसा रिलेशन आ जाए, वन वेक्टर इज रिटन एज स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, देन बोथ द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, सो w इज पैरेलल टू u वेक्टर, w इज पैरेलल टू u, ये प्रूव हो गया, चेक हो गया। अब आते हैं कि इनमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन से, u डॉट v लेके दिखाया है आपको, आंसर 0 आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर साबित हो जाएंगे। यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ना सिर्फ u और v हैं, और v और w भी हैं। अगर आप उन्हें चेक करें, उन्हें उनका भी डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, तो रिजल्ट 0 आता है। यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दो पेयर मिल जाते हैं। आप नेक्स्ट आपके पास आता है यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स u v w, के स्केलर है, प्रूव करना है u क्रॉस माइनस u 0 होगा। तो पहले आप u सपोज कर लें कंपोनेंट फॉर्म में, a1 i b1 j c1 के, v भी कंपोनेंट फॉर्म में और w भी कंपोनेंट फॉर्म में सपोज कर लेंगे। तीनों वेक्टर सपोज करेंगे क्योंकि गिवन तो नहीं ना है। सो u आपके पास अगर a1 b1 c1 की फॉर्म में सपोज्ड है, तो माइनस u क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने क्रॉस लेना है u का किसके साथ, पहले पार्ट में आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है u का माइनस u के साथ क्रॉस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें इधर भी, तो राइट पे भी माइनस से, तो सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, -a1 i -b1 j और -c1 k आ जाएगा। और u क्रॉस माइनस u कैसे लेते हैं, ऊपर i j k लिखते हैं, पहले u के कंपोनेंट्स आएंगे और एंड पे -u के। ये इसी तरह आपका डिटरमिनेंट फिल हुआ है। आपकी लास्ट रो में देखें तो -1 कॉमन है, और माइनस कॉमन हो तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में है, ये 4th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। -1 कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया है आपने थर्ड रो से, थर्ड रो से माइनस कॉमन लेंगे तो वहां पे प्लस a1, ये सारे प्लस के हो जाएंगे, a1 b1 c1 तीनों, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, ये a1 b1 c1 आ गए। अब ये देखें तो ये ऊपर भी a1 b1 c1 था, दो रोज आइडेंटिकल हो गई हैं। अगर दो एक जैसी रोज आ जाए, a1 b1 c1 फिर a1 b1 c1, दो रोज एक जैसी हो गई है, दूसरी और तीसरी रो है डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है जिसकी दो रोज एक जैसी होती है। देखिए ये वाली रो और ये वाली रो एक जैसी है, वैल्यू बताया भी है, बिकॉज R2 और R3 सेम है, इक्वल है, दो रोज एक जैसी हों तो आपने 0 ही प्रूव करना था, ये साबित होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा आपने प्रूव करना है कि u क्रॉस v किसके इक्वल होता है, -u v क्रॉस u के। तो u आपने u लिखा, v लिखा, ऊपर सारे सपोज किए हुए थे, u क्रॉस v लिखा, u क्रॉस v लिख के आपने क्या किया, दो रोज को इंटरचेंज कर दिया। ये देखिए मैंने बताया भी है, आपने फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो ले गए हैं, सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो, ये दोनों रोज की पोजीशन आपस में बदल दी है आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी दो रोज इंटरचेंज हो जाए तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाए,
नेगेटिव साइन तो आ गया, लेकिन ये तो v के कंपोनेंट्स पहले पुट हुए हैं और u के बाद में, ठीक है ना, ये तो v आ चुके हैं, v के थे ना, a2 b2 c2 तो v के कंपोनेंट्स थे, तो v पहले आ गया, u बाद में आ गया, तो ये तो u v क्रॉस u है, ये सारा डिटर्मिनेंट तो रिजल्ट है v क्रॉस u का, माइनस पहले से आया हुआ है, प्रूव हो गया कि u क्रॉस v माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट कि u क्रॉस k टाइम्स v और k टाइम्स u क्रॉस v, ये बाहर ही आ जाएगा दोनों में से, ये आपने प्रूव करना है। तो देखें u और v दो वेक्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, मैंने u और v लिखे, u वेक्टर लिखा, v वेक्टर लिखा, हमने पहली ब्रैकेट पढ़ी, यहाँ पे देखें पहली ब्रैकेट पढ़ी तो के यू है, तो पहले के यू फाइंड तो कर लें, तो के से मल्टीप्लाई करते हैं यू को, के अंदर जाके ईच टर्म से यू की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हमें के वी नजर आया, के यू भी नजर आ रहा है, और एक ब्रैकेट में के वी के लिए आपने v को k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आ गया जी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जी, पहले वाला सबसे पहला क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, u क्रॉस के वी, u क्रॉस के वी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट लिख के उस पे ऊपर लिखते हैं पहली रो में आई जे के, पहले u के कंपोनेंट्स आएंगे, u के कंपोनेंट्स क्या थे, वापस जाएं, a1 b1 और c1 से वो लिखे गए हैं। केवी के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो केवी के कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है केवी, आपने ये एंड पे ये कंपोनेंट्स थे, तो वो थे के ए2 के बी2 और के सी2, आपने लिखे हुए नजर आएंगे लास्ट रो में। अब लास्ट रो में देखिए तो कुछ कॉमन है, और मैंने कहा था डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन हो, तो जैसे आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया था, तो लास्ट रो में अगर आप देखिए तो के कॉमन है ना, तो के को कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिसेस में तो पूरे मैट्रिक्स में कॉमन आना चाहिए, जबकि यहाँ डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टी लग है, यहाँ एक रो में भी कुछ कॉमन हो, सब में के आ रहा है, तो के को बाहर ले आए हैं, तो वहां बच गया a2 b2 c2, के बाहर चला गया, कॉमन हो गया। तो ये क्या था, ये तो a1 b1 c1 u है और a2 b2 c2 v के कंपोनेंट्स हैं, ये डिटरमिनेंट तो असल में u क्रॉस v है, और बाहर कौन चला गया के, तो इसका जवाब k टाइम्स u क्रॉस v, वो साइड आ गई है राइट साइड, k टाइम्स u क्रॉस v आ गया है, इसका जवाब तो ये आ गया है। सिमिलरली के u क्रॉस v का भी जवाब यही लाना है, दोनों का जवाब ये लेके आना है। तो देन आपने के u का v के साथ क्रॉस लिया, उसमें भी k कॉमन यहाँ सेकंड रो से हो गया था, कॉमन लेंगे तो आपके पास वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो कि u क्रॉस v की वैल्यू है आ जाएगा, और प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है u क्रॉस v प्लस w, u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपसे चाहता है। अब तीन वेक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं यहाँ u v w, तो तीनों को सपोज करना पड़ा, u की वैल्यू सपोज करनी पड़ी, v की और w की। पहली ब्रैकेट कहती है कि v और w को ऐड करें, ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं हम, v और w ऐड हो रहा है तो v और w ऐड किया, v और w ऐड करके u के साथ क्रॉस लेना था, पहले v और w कैसे ऐड किया, ऐड जैसे होता है सिंपली, v प्लस w है तो पहले v के v वेक्टर पूरा पुट किया होगा मैंने, v वेक्टर था a2 y प्लस b2 z, और उस तरह w वेक्टर था वो पुट किया होगा, ऐड करें तो i वाली टर्म में ऐड होती है, और i कॉमन हो गया, आपके पास a2 a3 का सम आ जाना है, a2 प्लस a3 इंटू i कॉमन हो जाना है, इस तरह j वाली टर्म से j कॉमन और k वाली टर्म से k कॉमन लिया जाता है। अब u क्रॉस v प्लस w लिया जा सकता है, जो कि v प्लस w फाइंड किया जा चुका है, आपकी लेफ्ट साइड इससे पूरी कैलकुलेट हो जाएगी, ये पूरा लेफ्ट साइड मुकम्मल हो जाएगी आपकी ऐसा। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, पहले u के कंपोनेंट्स आने हैं, a1 b1 c1 u के लिखे हुए हैं, उसके बाद v प्लस w है तो v प्लस w के ये कंपोनेंट्स हैं, a2 प्लस a3 b2 प्लस b3 और c2 प्लस c3। और ये लिखने से आपको ये नजर आएगा कि आपकी इस लास्ट रो में कुछ कॉमन आ गया है। जरा गौर फरमाइएगा कि आपके पास ये जो लास्ट रो है, इस लास्ट रो में ईच एंट्री दो टर्म्स का सम है, दो टर्म्स का सम है, लास्ट रो की ईच एंट्री दो टर्म्स का सम हो, ये प्रॉपर्टी है बेटे। तो ऐसे डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट्स का सम लिखते हैं, एक बार हम पहले एंट्रीज लेते हैं और एक बार दूसरे एंट्रीज। पहले एंट्रीज क्या है, सम से पहले यानी प्लस से पीछे वाले एंट्रीज, प्लस से पीछे वाला एंट्री, प्लस से पीछे वाला एंट्री, यानी a2 b2 और c2 पहली दफा तो ये आ जाने हैं,
प्लस के बाद आप इसके दूसरे एंटिटीज आ जाने हैं, वो हैं A3, B3 और C3 आ जाने हैं दूसरे एंड। अगर आप इसको देखें तो ये तो U के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं और ये V के, तो ये U क्रॉस V है पहले वाला डिटरमिनेंट U क्रॉस V की वैल्यू है, और ये तो U के ही हैं कंपोनेंट्स, और ये वाले किसके हैं W के, तो ये U क्रॉस W है, यहीं से राइट हैंड साइड आ गई है, तो प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये छोटे छोटे प्रूफ जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में दे सकता है बेटे। नेक्स्ट है आपके पास कि बड़ा ही शॉर्ट क्वेश्चन, ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे, 7th क्वेश्चन तो बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि चांसेस कम है। बहरहाल ये देखें, ये बहरहाल इसके ये कह दूंगा कि इसके चांसेस ज्यादा है। A क्रॉस B प्लस C, B क्रॉस C प्लस A और C क्रॉस A प्लस B इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आपने ये एज इट इज लिखा के साबित क्या करना है, और लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटे, ये वाली साइड सिलेक्ट करनी है। ये अब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बाहर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सम के ऊपर A क्रॉस B भी आएगा, प्लस वैसे का वैसा आ जाएगा, और A क्रॉस C भी आएगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। नेक्स्ट में उन्हें B क्रॉस C प्लस वैसे का वैसा, फिर B क्रॉस A भी आना है, आपको नजर आएगा, फिर C क्रॉस A भी आना है प्लस वैसे का वैसा, और C ने B के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करना है जी, कि आप एक साइक्लिक ऑर्डर ड्रॉ कर ले, बड़ा इंटरेस्टिंग बात करना है। एरो ये होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वेक्टर A ले लें, इसे B कह दें और इसे C कह दें। अगर आप इस साइकिल के अलॉन्ग रहेंगे हमेशा, तो फिर तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, आपने इसके अलॉन्ग रहना है, बस ये याद रखें, यानी A क्रॉस B ठीक है, B क्रॉस C ठीक है, और C क्रॉस A आपके लिए ठीक है। A क्रॉस B तो फिर ठीक है तो इसे एज इट इज रहने दें। A क्रॉस C हमारे पास था, जबकि यहाँ तो A क्रॉस C नहीं, हम जा रहे हैं C से A की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखें, हमने तो ऐसा नहीं करना, तो हमने प्लेस चेंज कर देनी है। याद रखिए, अगर वेक्टर्स की प्लेस चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, A क्रॉस C माइनस C क्रॉस A। B क्रॉस C तो इसके अलॉन्ग है, B से C की डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, तो B क्रॉस C ठीक है, इसे कोई ना करें कुछ भी। B क्रॉस A नहीं था, हम तो A से B की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो B से A की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, B क्रॉस A होगा नेगेटिव A क्रॉस B। C क्रॉस A रहने दें, ये लॉन्ग है, साइकिल के लॉन्ग है, ये एंटी साइकिल है, एंटी साइकिल चेंज कर दें, C क्रॉस B को लिख दें माइनस B क्रॉस C। A क्रॉस B प्लस का माइनस A क्रॉस B से कैंसिल हो गया, यहाँ देख सकते हैं, ये माइनस का C क्रॉस A प्लस का C क्रॉस A से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का B क्रॉस C माइनस के B क्रॉस C से कैंसिल, सारी टर्म्स कैंसिल हो तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। बड़ा शॉर्ट सिक्वेंस है, अच्छा सवाल। नेक्स्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, थोड़ा सा लेंथी है वैसे। A प्लस B प्लस C 0 है, तो आपने प्रूव करना है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। यहां से स्टार्ट लेंगे, A प्लस B प्लस C किसके इक्वल है, 0 के। अब A क्रॉस B कैसे आएगा, देखिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की तमाम टर्म्स का B के साथ क्रॉस लूं, तो यहाँ A क्रॉस B तभी आ सकता है। तो बेटा आप A क्रॉस B लाना चाहते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड का, दोनों तरफ का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे B के साथ। अभी बताता हूँ, आपने B वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इस दोनों साइड्स का लिया, लेफ्ट साइड का किसके साथ क्रॉस लिया, B वेक्टर के साथ, ये पूरी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या था, 0, इसका भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया B वेक्टर, बोथ साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि क्या बने, A क्रॉस B बने, और बना A क्रॉस B, B क्रॉस B भी बनना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस B ने ब्रैकेट के तमाम टर्म्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और 0 का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसी भी वेक्टर के साथ 0, याद रखिएगा। सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नजर आएगा B क्रॉस B, B क्रॉस B हमेशा U क्रॉस U, आपको इस एक्सरसाइज में बताया 0 होता है। सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। और C क्रॉस B मैंने पहले भी बताया था, B क्रॉस C, आपने A क्रॉस B ठीक है आपके लिए, B क्रॉस C ठीक है, ये डायरेक्शन ठीक है, और C क्रॉस A ठीक है, जो भी इसके अगेंस्ट होगा उसको आपने नेगेटिव साइन देना, यानी प्लेस चेंज कर देनी है। C क्रॉस B नहीं लेना, मैंने कहा था B क्रॉस C लेना है। B क्रॉस C लाने के लिए आपने प्लेस चेंज की, और प्लेस चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आता है। ये देख,
और ये नेगेटिव साइन वाली टर्म राइट साइड पे अगर शिफ्ट कर दी जाए तो ये प्लस की हो जाएगी पूरी। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल साबित हो गया? बी क्रॉस सी के। ये इक्वेशन अब आपने बी क्रॉस सी को सी क्रॉस ए के इक्वल प्रूव करना है। तो बी क्रॉस सी कैसे आएगा ये सोचिए। इसका अगर हम यहाँ बी लिखा होगा ना, अगर ये सी के साथ क्रॉस ले तो बी क्रॉस सी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन की दोनों तरफ सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ले ताकि बी क्रॉस सी क्या बने? बी क्रॉस सी बनेगा। यहाँ एक दफा आप देख सकेंगे सी से क्रॉस लिया तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी जो लाना चाह रहे थे, और सी क्रॉस सी बनेगा। देखें सी ने भी तो लेना ना क्रॉस, सी ने सबसे क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, और जीरो क्रॉस नाल वेक्टर जीरो। ए क्रॉस सी मैंने कहा था नहीं लेना, क्या लेना है? सी क्रॉस ए। लिहाजा आपने प्लेस चेंज की, सी क्रॉस ए में जाने के लिए प्लेस चेंज करें तो प्रॉपर्टी या नेगेटिव साइन आ जाएगा। बी क्रॉस सी अलॉन्ग है इसके, ठीक है, साइकिल के अलॉन्ग है, बी क्रॉस सी रहने दे। और सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो गई और ये नेगेटिव टर्म राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास बी क्रॉस सी इक्वल आ जाएगा सी क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल था और बी क्रॉस सी क्रॉस ए के कंसेक्टिवली ये बराबर, तीनों ही बराबर है। कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो तीनों की बराबरी तीनों इक्वल। नेक्स्ट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में था, लेकिन वो कॉस के साथ था और ये साइन के साथ है। जब साइन के साथ है तो आपको बता दूं ये क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। वो कैसे? आपने यू क्रॉस वी जब लिया था तो आया क्या था? आज यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, याद कीजिए। तो साइन वाला क्वेश्चन आ गया ना, साइन वाला प्रूफ आ गया, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, यानी ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होगा सिंपली। दूसरा सिर्फ साइन वाली टर्म आ रही है, ये मैग्नीट्यूड तो आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कोई नहीं नजर आ रहे इस जगह पे। इसका साफ मतलब ये है कि आपने मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर ले लें, मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व भी ना हो तो वन वन हो जाएंगे, तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप यू और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चूंकि वन होता है तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने यूनिट वेक्टर्स लेने हैं, दो यूनिट वेक्टर्स कंसीडर किए मैंने, ओ ए एंड ओ बी, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा। ये ओ ए है आपके पास, यहाँ पे ओ ए नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके नाम, और ओ बी ये जा रहा है वेक्टर आपका ओ बी, ये देखें ओ ए वेक्टर ये रहा, और ये ओ ए अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो ओ बी देख सकते हैं ओ बी बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक कितना है? अल्फा। ये टोटल अल्फा है, ये एंगल थोड़ा गौर कीजिए, ये टोटल एंगल कितना है यहां से यहां तक अल्फा, और यहां से यहां तक कितना है? बीटा। तो ये दरमियानी एंगल है, टोटल से ये नीचे वाला एंगल माइनस करते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा। असल में हमने डायग्राम में आप पहले जो वेक्टर्स लिए थे, एक पहले में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया हुआ, ऐसे लिया था हमने वेक्टर। अब ऐसा नहीं किया, इसलिए ऐसा नहीं किया कि हमें दरमियान में अल्फा प्लस बीटा नहीं बनाना, हमें दरमियानी एंगल चाहिए, ओ ए और ओ बी का दरमियानी एंगल अल्फा माइनस बीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या एंगल लिखा हुआ है? अल्फा माइनस बीटा। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वेक्टर्स लेने हैं। ओ ए कहाँ लिया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ओ बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, फोर्थ में नहीं चले जाना आपने। दरमियानी एंगल बीच में अल्फा माइनस बीटा आ गया, और आपको बताया था कि ओ ए वेक्टर होता है कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, और ओ बी वेक्टर चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या याद करवाए थे मैंने आपको, याद है आपको? प्रीवियसली मैंने बताया था ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, याद कीजिए, कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, और बी के कोऑर्डिनेट्स थे, अब बी का तो एंगल बीटा है, माइनस बीटा ना लीजिएगा, कॉस बीटा कामा साइन बीटा। देखिए ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, कोऑर्डिनेट्स की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करें। और हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, ओ बी क्रॉस हुए, क्योंकि देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो किधर जा रही है? एरो ओ बी से ओ ए की तरफ जा रही है, एरो देखिए, ये एरो देख रहे हैं, ये आपने ओ बी क्रॉस ओ ए लेना, ना कि ओ ए क्रॉस ओ बी। ये बड़ी अहम बात है, याद रखनी है। तो पहले ओ बी क्या था? कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा कामा साइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ऊपर आई जे के लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। पीछे पहले के कंपोनेंट्स आएंगे तो कॉस बीटा साइन बीटा, और के वाली टर्म कोई नहीं है यहाँ, तो जीरो।
देखिए एक्स और वाई कंपोनेंट्स तो हैं लेकिन बट देयर इज नो जेड कंपोनेंट। और इसी तरह दूसरा भी cos अल्फा sin अल्फा और जीरो। इधर मैंने खोल दिया लेफ्ट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट को खोला है, बाय डेफिनेशन खोला है। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन OB एंड OA। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन, यहां आ जाए डायग्राम में, OB ये रहा और OA ये रहा, और इनका दरमियानी एंगल कितना है, अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए, और देखें ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान है ये दोनों वेक्टर्स, यानी एक्स वाई प्लेन में है। देखिए आपका OA वेक्टर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और OB भी इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही OB है, OA भी इसी प्लेन में, OB भी इसी प्लेन में है। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर के नाम होगा, और आपको पता है एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जेड प्लेन एक्सिस होता है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स और वाई एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस के नाम कौन सा यूनिट वेक्टर चलता है, के, इसलिए यहाँ पे के यूनिट वेक्टर साथ आ रहा है। अब आप जरा इसको देखें, OA और OB यूनिट वेक्टर्स थे, या आपने कहा था कि OA एंड OB आर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, 1 1। सो OB का मैग्नीट्यूड 1, ये देखिए OA का मैग्नीट्यूड भी 1 यहां नजर आएगा, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, और के यूनिट वेक्टर भी एज इट इज। बाकी डिटरमिनेंट खोला है बेटे, आइए जब लिखते हैं क्या करते हैं, साइन बीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस फार्मूला का लगाते हैं जे लगाएं तो ये रो जाती है, कॉलम जाता है, तो यू मल्टीप्लीकेशन, साइन कॉस बीटा की 0 से कॉस बीटा 0 0, और 0 इंटू कॉस अल्फा, ये यूं हो जाना है 0, और जब प्लस के की तरफ आना है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, या साइन अल्फा कॉस बीटा, सीधा करके लिखा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन। अब ये देखें, कंपेयर किया दोनों साइड्स को, दोनों तरफ के, इधर भी के आ रहा है, इधर भी के आ रहा है, तो कोएफिशिएंट सेम होंगे इनके, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट है एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल ये प्रूव करके दें, शो करें कि A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A मैग्नीट्यूड स्क्वायर B मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर है। आइए देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई आपने A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा है, पहले A क्रॉस B बता दें क्या पढ़ा है। A मैग्नीट्यूड आज क्या पढ़ा है, A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर भी पढ़ा था सारा, लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड ले रहा है A क्रॉस B की गिर्द, मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लें, वो बताएं क्या होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, वो आएगा A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा जस्ट रह जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के जब ऊपर जब मैग्नीट्यूड आएगा तो ये 1 आ जाना है इस जगह पे, इंटू 1 आना है इंटू साइन, यहाँ पे यही रह जाना है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आप देख सकते हैं मैंने पुट किया हुआ है, और ऊपर क्या था, होल स्क्वायर एज इट इज, यही वैल्यू मैंने यहाँ की हुई नजर आएगी। आप स्क्वायर खोलेंगे, आप हर फैक्टर पे स्क्वायर आ जाएगा, A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, और साइन थीटा पे भी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म अलग कर लें तो कॉस स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा आता है इसके इक्वल आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने भी यही लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखें ये दोनों स्क्वायर्स वाली फैक्टर्स जो है पहले 1 से मल्टीप्लाई भी होंगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 1 से हुए तो ये एज इट इज आ गए, और फिर ये दोनों फैक्टर जाके कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई होंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुने, ये सारा क्या है, ये तो A डॉट B का स्क्वायर है। देखिए कैसे, देखें मैं एक दफा फिर लिख दूं, A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये देखें B मैग्नीट्यूड स्क्वायर तो आ रहा था ना, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसी से कुछ, और ये सारी अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, A डॉट B का फार्मूला पड़ा हुआ है, ये तो A डॉट B है अंदर वाला हिस्सा, ऊपर क्या था स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर्स u एंड v u प्लस v क्रॉस u माइनस v माइनस 2 टाइम्स u क्रॉस v की इक्वल होगा। बड़ा सादा और आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। देखें इस शॉर्ट क्वेश्चन को, और ये स्मार्ट सिलेबस की नजर हुआ है मेरे ख्याल में, ये वहां पे स्क्रिप्ट है, लेकिन चलें जो नए स्टूडेंट्स हैं प्री फर्स्ट ईयर के वो तो सारा ही करेंगे, के लिए स्मार्ट सिलेबस वाली कोई सूरत हाल नहीं है। आए चलते हैं, बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ये रही u क्रॉस v प्लस u प्लस v क्रॉस u माइनस v। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, यानी आपने हर एक टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। देखें u क्रॉस v, बीच में क्रॉस लेते जाना है, u क्रॉस u, फिर u ने माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया ना, यहाँ u क्रॉस v अगली टर्म से, फिर v ने भी बारी बारी v क्रॉस u और v क्रॉस v आ गया। देखिए जरा प्लीज, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताया होगा, जीरो होता है। आपको कितनी बार याद करवाई ये बात। माइनस u क्रॉस v एज इट इज लिखा, और v क्रॉस u को आपको पता है माइनस u क्रॉस v लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर प्लेस चेंज कर देंगे इनकी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। और v क्रॉस v को क्या लिखा है मैंने भाई, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो v है ना, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो माइनस u क्रॉस v मिलके बना माइनस 2u क्रॉस v। सादा सा आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 से लेके एंड तक एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, एक ही कॉन्सेप्ट है। मोमेंट फाइंड करने हैं आपने। मोमेंट होता है आर क्लास है, मोमेंट होता है आर क्लास। अच्छा आर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इस पे हमने इस पॉइंट पे, जिसको मैं पी कह रहा हूं, इस पे फोर्स अप्लाई कर, ये एफ फोर्स आ गई। फोर्स किस पे अप्लाई हुई है, पी पॉइंट पे। अब ये फोर्स सपोज मजबूर कर सकती है इस बॉडी को कि ये बॉडी इस पॉइंट को गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे। इस फोर्स के लगाने से जैसे ऐसे खींचेंगे आप इस बॉडी को यहां से, तो ये ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट ऐसे रोटेट होगा, फोर्स लगेगी ना तो ओ के अबाउट रोटेट होगा, तो इसमें टॉर्क पैदा होगा। और आपका जो आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन मैंने कहा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, जहां फोर्स कहां लग रही है, पी पॉइंट पे लग रही है। तो ओ क्या पॉइंट था, ओ पॉइंट था एक्सल पॉइंट, यानी जहां पे बॉडी रोटेट कर सकते हैं। द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन रोटेट, बॉडी किसके अबाउट रोटेट करेगा, ओ के। तो डायरेक्शन आर की ओ से पी की तरफ रखनी है आपने, यानी आर की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ होती है। किस तरफ होती है आर की डायरेक्शन, जिधर फोर्स लग रही है, सीधी बात है, आर उधर जाएगा जिधर फोर्स होगी। आर की डायरेक्शन फोर्स की तरफ होती है, फोर्स की जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट की एक्चुअली तरफ होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन रोटेट, उससे आपने स्टार्ट लेना है हमेशा, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होगा। आइए बड़ी एक बात बस याद कर लें तो बात बारी सारी समझ आ जाएगी। अब ये देखें, वो कह रहा है कि फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर है, जिसमें ए पॉइंट भी दिया हुआ है और बी पॉइंट भी दिया हुआ है। और मोमेंट किसके अबाउट चाहिए, मोमेंट जो है अबाउट पॉइंट एम चाहिए, एम के अबाउट मोमेंट चाहिए। यानी अगर जहां ओ था वहां एम आ जाएगा, जहां ओ था वहां एम आ जाएगा। और फोर्स लगी किस पे है, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर है, ये ए है तो कहीं ऐसे फोर्स गई है, ए बी वेक्टर ये फोर्स है आपकी, ए बी वेक्टर फोर्स है। तो फिर फोर्स लग कहां पे रही है, क्योंकि वेक्टर ए टू बी है तो फोर्स तो ए पॉइंट पे लगी ना, तो आपका आर वेक्टर जो हो जाएगा वो होगा एम ए वेक्टर। एम ए वेक्टर, ए एम लिख दिया तो गलत हो जाना है सारा सवाल। आप देखिए फोर्स क्या है, एफ लिख लें चाहे आप, फोर्स है ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर कैसे लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट से ए के माइनस करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स यानी -1 से 4 माइनस होगा, 3 से 3 माइनस होगा, 7 से -1 + 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फोर्स आ गई, एफ आ गया। इसे आप आर वेक्टर चाहे कह दिया करें,
आर वेक्टर जैसे मेरे टॉपिक में था तो एम ए वेक्टर होगा आर वेक्टर, और एम ए कैसे होगा भाई, ए से एम माइनस करेंगे, ए माइनस एम, ए कहाँ है ये माइनस एम, ये देखिए 4 माइनस 1 आप देख लेंगे यहाँ पे, फिर 3 माइनस माइनस 3 से 3 प्लस 3 बना हुआ है, और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 नजर आएगा आपके पास, ये वेक्टर भी आ गया, 3 आया प्लस 6 है माइनस 4 के। और मोमेंट ले रहे हैं आप, मोमेंट होता है हमेशा याद रखें, पहले इस फॉर्म में भी ठीक है, मोमेंट का फॉर्मूला फिजिक्स में आपने याद किया होगा आर क्रॉस है। बेटा मेरा आर क्या था एम ए, ठीक है ना, पहले एम ए वेक्टर की वैल्यू पुट की मैंने, आई जे के उसी तरह लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना आप वेक्टर्स का, जबकि वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में एम ए आया था 3 6 और माइनस 4 कॉम्पोनेंट्स है, और एफ फोर्स के कॉम्पोनेंट्स है माइनस 5 0 8 माइनस 5 0 8, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन पहले बता दी है, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कई दफा बता दी है आपको, जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट की वैल्यू है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें फोर्स एफ से डिनोटेड है, मैंने एफ से डिनोट की है, सारी बात है वो तो खुद से क्वेश्चन के अंदर डिनोटेड है, और अप्लाइड एट अ पॉइंट, देखिए यहाँ फोर्स लग रही है ए पॉइंट पे लग रही है, और किसके अबाउट, किसके अबाउट द पॉइंट बी, तो आपने अबाउट से शुरू होना होता है, बी से शुरू होंगे, और आपका आर वेक्टर क्या बन जाएगा पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ जाना होता है, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए था, सो आर बनेगा बी ए वेक्टर, और आप देखेंगे कि तो आपको आर यहाँ पे बी ए वेक्टर नजर आएगा, और बी ए वेक्टर उसी तरह से आपने लेना है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी की है, द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। पिवट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, पिवट पॉइंट इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन रोटेट, पिवट पॉइंट इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन रोटेट, इससे किस तरफ होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ होगी, यानी पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स कहाँ अप्लाइड थी, अप्लाइड एट ए है, तो आपने ए की तरफ जाना है, पिवट पॉइंट यहाँ पे कौन है, ये है पिवट, ठीक है, पाइवोट पॉइंट कह लें, तो ये आपके पास मोमेंट आ गया, और आर क्रॉस एफ आ गया, और आर क्रॉस एफ पे उसी तरह से आपने डिटरमिनेट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गिवन अ फोर्स एफ है, एक्टिंग एट दिस पॉइंट है, और फाइंड द मोमेंट एफ अबाउट द पॉइंट बी, अप्लाई कहाँ हो रही है, एक्टिंग एट ए पे कर रही है, ए की तरफ जाना है, बी से शुरू होंगे, आर वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे बी ए वेक्टर हो जाएगी, तो आप यहाँ देखेंगे सोल्यूशन में आर वेक्टर जब लेगा तो बी ए वेक्टर लेगा, ए माइनस बी करती है बेटा, टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं, बड़ी दफा बता दी है बात, तो आपको आपने कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लेना है, आई सी लिख लेना है, आर वेक्टर आ जाएगा, उसी तरह से मोमेंट लेंगे आर पास। नेक्स्ट है, फोर्स दी हुई है, अप्लाइड एट दिस पॉइंट है, और अबाउट किसके लेना है, अबाउट क्यू, तो ये पिवट पॉइंट है, क्यू पी वेक्टर होगा आपका आर वेक्टर, यहाँ आर वेक्टर देखेंगे तो क्यू पी लेंगे आप, क्यू। नेक्स्ट आपके पास अगला टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।